ओके, कंफर्म कर दो, आवाज आ रही है क्या? मुझे कर दो, आवाज आ रही है क्या? अगर आवाज क्लियर है तो आज के सेशन को आगे बढ़ाते हैं। कि बच्चों, आवाज क्लियर है? आवाज जल्दी से बता दो कि क्लियर है क्या। अगर आवाज क्लियर है तो आज के सेशन को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अगर आवाज क्लियर है तो ओके। आज ईडी का पहला लेक्चर है, इंजीनियरिंग ड्राइंग। पीडीएफ आप लोगों को मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दी आपके, और आपके कोर्स कंटेंट में भी अपडेट हो जाएगी। तो पीडीएफ ईडी की मैंने आपको दी है, और मैं आपको आज पूरा ईडी के अंदर जो भी कॉन्सेप्ट है, क्या क्या हम किस तरह से डिस्कस करने वाले हैं, कितने लेक्चर लगने वाले हैं, कब तक हमारा ईडी खत्म हो जाएगा, वो सारा डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो। आज के लेक्चर को ध्यान से देखना। इंजीनियरिंग ड्राइंग का पहला लेक्चर है, आपके आरआरबी जेई के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इट इज यूजफुल फॉर आरआरबी जेई एग्जाम एज वेल, और आपके इस एग्जाम में तो आएगा ही आएगा। ठीक है, ठीक है। प्रोजेक्शन वाला पोर्शन रह रहा है, बाकी मैंने सिंबल्स वाला भी अपडेट कर दूंगा आज ही, और ये वाला सेक्शन भी मैंने अपडेट कर ही दिया है। ठीक है, प्रोजेक्शन वाला और लाइन ऑन लेटरिंग्स वाले पोर्शन को हम देखेंगे। ठीक है, वो कल मिल जाएगी आपको। तो मैं दिखाता हूँ ईडी के अंदर सारा पीडीएफ मैं आपको शो करता हूँ। ठीक है, निश्चिंत रहो, कल तक आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेरी तरफ से आपको सारी चीजें समय से मिल जाएंगी। थोड़ा बहुत कई बार ऐसा हो जाता है, तबीयत खराब है तो थोड़ा बहुत काम पीछे चला जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि काम पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होगा। तो काम हमारा जितना भी है वो सारा कंप्लीट होगा, आप सबको टाइम से सब कुछ मिल जाएगा। कल आपको लाइन लेटरिंग्स और कोशिश रहेगी प्रोजेक्शन की। अगर प्रोजेक्शन की अपडेट नहीं हुई तो प्रोजेक्शन परसों अपडेट कर दूंगा, इससे आपका ईडी कंप्लीट हो जाएगा। सिंबल्स की भी मैं आज ही अपडेट कर दूंगा, क्योंकि सिंबल्स में मुझे ज्यादा कुछ नहीं करना है। आप लोगों को मैं शो कर दूंगा सारे सिंबल्स एक ही जगह पर, उनके नाम और वो किस तरह से यूज किए जाते हैं। अब पहले वाली ईडी पढ़ ली, देखो क्या होता है ना, वैसे तो पहले वाली ईडी सही है, तुम देख लेना डिफरेंस, तुम देख लो। अगर तुमने पहले वाली ईडी पढ़ी है तो तुम आज मैं तुम्हें पीडीएफ शो कर देता हूँ। तो तुम पहले वाली ईडी अगर पढ़ ली हो तो पीडीएफ को रीड कर सकते हो। अगर तुम्हें पीडीएफ समझ आ गई तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो मैंने अपडेट कर दिया है। मतलब जो आपका सिंबल्स वाला टॉपिक है जो पहले ही लिखा हुआ है, जैसे मैं आपको अगर दिखाऊं ड्राफ्ट्समैन के सारे, मैं पूरा ईडी का कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं आपको। ईडी कैसे करना है हम लोगों को, जितने भी बच्चे यूपी वाले हैं और यूके वाले हैं सभी के लिए सफिशियंट है। तो आपके सिलेबस में किस तरह से लिखा हुआ है मैं आपको दिखा देता हूँ। जब आप इंजीनियरिंग ड्राइंग को देखते हो, ये देखो, मैं अभी आप लोगों को सिंबल, कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मटेरियल इन सेक्शन एज पर 962 ये कंप्लीट आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इसमें से जो स्पेसिफिकेशन है कल मैं डिस्कस भी कर लूंगा। SP46 फॉर बिल्डिंग ड्राइंग्स, लाइंस, लेटरिंग, डायमेंशन इन कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लेन ज्योमेट्रिकल फिगर्स, इसके बारे में भी हम आपको कल पूरा अपडेट कर दूंगा। ठीक है, ये लाइंस वाला, लेटरिंग्स वाला। ठीक है, तो जो ये SP46 2003 फॉर बिल्डिंग ड्राइंग है, ये आज हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और ये सारे जो भी है हमारे, ये हम डिस्कस करेंगे। फिर परसों हम स्केल का टॉपिक डिस्कस कर लेंगे, आरएफ वगैरह ये सारा आपने पढ़ भी रखा है। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, प्लेन, सॉलिड ऑब्जेक्ट, ये हम पढ़ लेंगे, पर मतलब 4-5 दिन के अंदर हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, 4 से 5 दिन के अंदर हमारा टॉपिक पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट? तो उसके बाद हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, कि भाई ये प्रोजेक्शन क्या होता है, किस तरह से उसे देखते हैं। मैंने एक लेक्चर आपको पुरानी ईडी में डाल भी रखा है। पुरानी ईडी में मैंने जो नहीं बढ़ाया है, दैट इज सॉलिड प्रोजेक्शन, ही शायद मैंने डिस्कस किया था, तो वो भी इस बार डिस्कस कर लेंगे आप लोगों के साथ। ठीक है, चलो। आप अब ये कह रहे हैं कि सर मैंने 15 लेक्चर कंप्लीट कर दिए। अगर आपने 15 लेक्चर कंप्लीट कर दिए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बढ़िया है। आप 15 लेक्चर अगर कंप्लीट कर चुके हो अमन सैफी, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप क्या करना, फास्ट फॉरवर्ड में रिवाइज कर लेना सबको। ठीक है, कुछ एडिशनल होगा तो मिल जाएगा, नहीं तो रिवीजन तो तुम करोगे ही करोगे, ऑब्वियस सी बात है ना। अगर तुम रिवीजन की बात कर रहे हो तो आज जो मैं पीडीएफ शो कर रहा हूं, मैंने किस तरह की पीडीएफ आप लोगों के लिए तैयार की है, तो मैं आपको दिखा देता हूं। इंजीनियरिंग ड्राइंग आपको नहीं मिलेगी इस तरह की पीडीएफ ना, ये आपको बहुत अच्छे से सारे टॉपिक को कवर करते हुए तैयार किया मैंने। इसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग में यूज होने वाले इक्विपमेंट्स के बारे में हमने शुरू किया है। ठीक है, ड्राइंग बोर्ड इत्यादि इत्यादि जो भी है उनकी डायग्राम्स के साथ।
टी स्क्वायर हिंदी में भी और इंग्लिश में भी है, दोनों लैंग्वेज में। खास बात ये है, खास बात यह है कि दोनों लैंग्वेज में मैंने ये पीडीएफ को तैयार किया है, तो दोनों ही लैंग्वेज में है। टी स्क्वायर का जो यूज है ना, ड्राइंग्स, आप ये सारे मैंने विद ड्राइंग्स आपको पीडीएफ प्रोवाइड की है। आई थिंक कोई इंस्टीट्यूट आपको इस तरह से प्रोवाइड शायद नहीं कर पाएगा इतनी जल्दी। लेंथनिंग बार, स्मॉल, बहुत डेप्थ में अच्छे से लिखा हुआ है मैंने, सारी चीजों को पूरे डिटेल में कवर किया है। लास्ट टाइम जो मैंने पीडीएफ, अब इस बार मैं पीडीएफ से पढ़ाऊंगा। पिछली बार जो मैंने स्केल, ये स्केल का ये बेसिक है, अभी स्केल को हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे अगली पीडीएफ में, ठीक है, जो लाइन और लेटर्स के साथ आपको दूंगा मैं कल। और प्रॉक्टर वगैरह क्या होते हैं, इनके यूजेस, फ्रेंच कर्व्स क्या होते हैं, किस काम में आते हैं, मिनी ड्राफ्टर क्या होता है, किस काम में आता है ना, मिनी ड्राफ्टर का किस तरह से दिखता है, ड्राइंग बोर्ड्स किस तरह से होते हैं, फिर आपके A4 A1 साइज को हम कैसे ड्रॉ करेंगे, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरह से वहां पर हम ध्यान रखते हैं, है ना, ये सारी चीजें हम, ये सारा कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे। पेंसिल्स क्या क्या यूज करते हैं, कैसे हार्डनेस इंक्रीज होती है, कैसे डिक्रीज होता है, किस साइड में हार्डनेस इंक्रीज हो रही है, सॉफ्टनेस इंक्रीज हो रही है, तो ये पूरा इन डेप्थ कॉन्सेप्ट सारे डिस्कस करेंगे। पेंसिल की किस किस तरह से छिलाई होती है ना, कैसे तैयार कर सकते हैं पेंसिल, हिंदी में भी लिखा हुआ है सारा मटेरियल। टाइटल ब्लॉक के बारे में, उसकी लेंथ कितनी होती है, उसके डायग्राम के अंदर से आपको उसका साइज क्लियर हो जाएगा, 170 बाई 60, है ना। लेकिन कई जगह तुमने पढ़ा होगा 170 की जगह आपने दूसरा पढ़ा होगा 185 करके, और 185 और 65, लेकिन वो स्टैंडर्ड बुक में दिया है, लेकिन आईएएस कोड के अंदर यही डायग्राम दिया है, ठीक है, आईएएस कोड के हिसाब से हम चलेंगे। 170 बाई 60, तो वो किस किस काम में आता है टाइटल ब्लॉक, तो ये सारी चीजें मैंने आपको पूरा लिख के दिया है। टाइटल ब्लॉक किस किस काम में आता है, ये सारी चीजें मैंने आपको लिख के दी हैं अच्छे से। ठीक है, बिल्कुल सर। बाय लॉज वाले फोल्डर में कुछ पीडीएफ अपलोड नहीं हुई हैं, उनको भी अपलोड कर दें। आई थिंक मैंने सारी पीडीएफ अपलोड कर दी है। अगर वो दूसरे कौन से कोर्स में हो, अगर वो दूसरे कोर्स में इंपोर्ट नहीं हुई होंगी तो मैं अभी इंपोर्ट कर दूंगा उसे, उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है। बाकी आप लोगों का कोई डाउट है तो मुझे बता दो, तो फिर आज का लेक्चर शुरू करते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग का पहला लेक्चर है, सभी के लिए काम आएगा ये, ठीक है। तो अपकमिंग जो पीडीएफ है आपको मिल जाएंगी सारी वो। रिकॉर्डिंग का ऑप्शन बढ़ा दो सर जी पीडीएफ का। रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मतलब सर रेलवे इंजीनियरिंग की पीडीएफ प्रोवाइड कर दो। अच्छा, रेलवे की पीडीएफ रिक्वायरमेंट है, चलो मैं रेलवे की पीडीएफ तुम्हारे कहने पे आज डाल देता हूँ शाकिब। ठीक है, रेलवे इंजीनियरिंग की पीडीएफ डाल देता हूँ, पीडीएफ भी मिल जाएगी, पहले पढ़ लो, ठीक है, चलो। ठीक है, चलो स्टार्ट करें आज का सेशन। आज इंजीनियरिंग ड्राइंग का पहला लेक्चर है और आज हम इसे स्टार्ट करते हैं। सर पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दिया करो, आज ही तो करिए शिवानी, अभी ये पीडीएफ ही वहीं पे सेंड करिए अगर। अच्छा, वो डाउनलोड का ऑप्शन सर एक बार ही हो रही है बस। अच्छा, मैं चेक करता हूँ, अगर ऐसा हो रहा है तो वैसा होना नहीं चाहिए, व्हाट्सएप पे ऐड कर दो सर। ठीक है, मैं व्हाट्सएप पे ऐड कर दूंगा अभी, ठीक है। चलो आज के लेक्चर को शुरू करते हैं, सारी डिटेल्स को अच्छे से कवर करते हैं। अच्छा, जो मैंने तुम्हें पीडीएफ शेयर की उसमें थोड़ा सा लास्ट मोमेंट पे बैठा ही था मैंने थोड़ा सा अपडेट किया, इसलिए मैंने उसका नाम दूसरा रख दिया है, ड्राइंग एंड इंस्ट्रूमेंट 1 करके। तो मैं वो पीडीएफ आपको अपडेट कर दूंगा अभी, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट मटेरियल 1, इसमें थोड़ा सा अपडेट कर दिया मैंने लास्ट के सेक्शन में। तो आज हम स्टार्ट करते हैं बच्चों ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट मटेरियल, ठीक है। जो भी हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग में, वो आपके ड्राफ्ट्समैन यूपी, यूके और ईडी, सॉरी आरआरबी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इन सभी एग्जाम्स में इनसे बेसिक क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब जैसे शुरुआत का जो पोर्शन है वो प्योर थियोरेटिकल पोर्शन है, चूंकि थियोरेटिकल पोर्शन है तो आप सभी लोगों को, ठीक है, चूंकि थियोरेटिकल पोर्शन है तो आप सभी लोगों को रीडिंग करनी है, आपको सर जस्ट आपको अंडरलाइन करने हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। लेकिन जो थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्चुअल पोर्शन है उसे ध्यान लगा के समझना भी है। जैसे सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर ड्राइंग, इंजीनियरिंग ड्राइंग बच्चों हर फील्ड में काम आती है, सिविल इंजीनियरिंग में भी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी, है ना। किसी भी फील्ड, कोई भी फील्ड ऐसी नहीं है जहां इंजीनियरिंग ड्राइंग का काम न हो। अगर वो इंजीनियरिंग फील्ड है तो वहां इंजीनियरिंग ड्राइंग का काम होगा ही होगा। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग को तैयार करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं इक्विपमेंट्स क्या क्या लगते हैं। तो इक्विपमेंट्स में आपको सबको पता है, सबसे पहला ड्राइंग बोर्ड चाहिए होगा। आपने ड्राइंग बोर्ड देखा होगा जिस पर आप ड्राइंग शीट को रखते हो। ड्राइंग बोर्ड के बाद हमें टी स्क्वायर की जरूरत पड़ती है। टी स्क्वायर आपको एक स्ट्रेट लाइन खींचने में बहुत हेल्प करता है, आगे देखेंगे सारी चीजें। इसके अलावा आपको सेट स्क्वायर की जरूरत पड़ती है। सेट स्क्वायर बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है जो आपको अलग अलग एंगल्स को बनाने में हेल्प करता है, ठीक है, 15 डिग्री के मल्टीपल में, वो आगे हम देख लेंगे किस तरह से। ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स,
ठीक है, बॉक्स कंटेनिंग, ये सब सिंपल है, जिसमें आपके पास पेंसिल, पेन लेग्स, ये सब चीजें होती हैं। ठीक है, इसके अलावा कंपास, पेंसिल पेन के पैरों के साथ, लेंथनिंग बार, स्मॉल बो कंपास, ये कंपास के अलग अलग टाइप हैं। ठीक है, ये सब रहते हैं। स्केल्स हमारे पास होता है, स्केल जिससे हम लाइन ड्रॉ करते हैं, मापनी जिसे बोल रहे हैं। प्रॉक्टर जिससे हम एंगल मेजर करते हैं, एंगल को सेट करते हैं। फ्रेंच कर्व जिससे हम रैंडम कर्व्स या फिर आप इरेगुलर जो कर्व्स होते हैं उन्हें ड्रॉ करने के काम आता है। ड्राइंग पेपर्स, ड्राइंग पेपर जिसके ऊपर हम ड्राइंग बनाते हैं। ड्राइंग पेंसिल्स, पेंसिल्स आपको पता ही है अलग अलग तरह की है, वो सारी डिस्कस करेंगे। इरेजर रबर होती है, पिंस होती हैं, क्लिप्स होती है, एडेसिव होता है, डस्टर होता है, ड्राफ्टिंग मशीन होती है, रोल एंड ड्रॉ होता है। ये सारे हमारे पास क्या होते हैं, ड्राइंग के इक्विपमेंट्स होते हैं जिनसे हम ईडी इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाते हैं। तो ये सारे बेसिक पॉइंट आपको समझ आए। 15 तरह के हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं, इसके अलावा एक दो और हैं जो हमने आगे डेप्थ में डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, आगे हमने डिस्कस कर लिए उन्हें भी, तो वो भी हमने छोड़े नहीं है। ठीक है, चलें आगे। तो ये बात समझ आ गई सभी को? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? क्या ये बात पॉइंट समझ आ गया? ड्राइंग इक्विपमेंट्स क्या क्या है हमारे पास? ठीक है, अच्छा ये बताओ, तेजी से जाना है कि धीरे धीरे जाना है? स्लो वर्जन में पढ़ाया जाए या फिर थोड़ा स्पीड से पढ़ा दिया जाए? आप मुझे जरा चैट बॉक्स में लिख के दो, आपका क्या वो है मन। क्योंकि पुराने जो ईडी के लेक्चर हैं बहुत स्लो चल रहे हैं, वो धीरे 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 पढ़ाया मैंने। ये लेक्चर आप कैसे पसंद करोगे, थोड़ा फास्ट वे में या थोड़ा स्लो वे में? शिवानी सैनी का पहला है स्लो, अनुज का है फास्ट। स्लो, सर मैंने आज कोर्स लिया है, इसमें पुरानी पीडीएफ है ईडी की, प्लीज इसमें ये वाली पीडीएफ, हाँ जो जिन्होंने कोर्स अभी लिया है, अनाउंसमेंट सेक्शन में एक लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप का, वहां ज्वाइन कर लो, वहां पे शेयर हुई है। स्लो, स्पीड से और अच्छे से समझाना सर जी। ठीक है, स्लो, ठीक है, ठीक है, चलो। मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स स्लो और स्पीड से दोनों ही मिक्स्ड रिव्यू हैं। अपने हिसाब से सर फुल्ली डेप्थ। ठीक है, क्योंकि टाइम कम है। ठीक है, कोई बात नहीं, टाइम बहुत है भाई, इतना भी कम टाइम नहीं है जितना तुम मान के बैठे हो। तुम्हें क्या पता तुम्हारा एग्जाम का अगर डेट ही पीछे हट गया तो? रिकॉर्डिंग वाली नहीं देखी है सर, रिकॉर्डिंग वाली नहीं देखी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर रिकॉर्डिंग वाली नहीं देखी है तो स्लो चल लो। अगर रिकॉर्डिंग वाली तुम देख चुके हो तो तुम एक काम करना, उसे आप उसमें पढ़ना, फिर क्या बोलते हैं, फास्ट फॉरवर्ड में, अगर तुमने वो देख लिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताना सर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं, अब मेरा काम ही ये है कि तुम्हारे क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू आपको दूं मैं इसके। ठीक है, चलो अकॉर्डिंग टू टाइम। ठीक है, स्लो, ठीक है, चलो। अब देखो, सबसे पहले हमने ये देख लिया है कि हमारे पास ये ड्राइंग इक्विपमेंट्स हैं। जैसे ड्राइंग बोर्ड है, सबसे पहले हम ड्राइंग बोर्ड के बारे में जिक्र कर लेते हैं। आप सबको पता है ड्राइंग बोर्ड क्या होता है, आपको देखने में ऐसा दिखता है। दिस इज योर ड्राइंग बोर्ड। ड्राइंग बोर्ड अलग अलग साइज के अवेलेबल होते हैं, उनको बी नोट, बी1, बी2, बी3 या डी नोट, डी1, डी2, डी3 के नाम से जाना जाता है। ड्राइंग बोर्ड का जो साइज है वो अलग अलग होता है, वो डिपेंड करता है आप किस तरह के पेपर पर ड्राइंग बना रहे हो। अगर आप ए नोट पेपर पर ड्राइंग बना रहे हो तो बी नोट या डी नोट बोर्ड का आप रिकमेंड करते हैं। ठीक है, अगर आप A1 पेपर पर बना रहे हो तो D1 ड्राइंग बोर्ड। अगर आप A2 पेपर बना रहे डी डी D2 ड्राइंग बोर्ड। अगर आप A3 पेपर बना रहे हैं तो D3 ड्राइंग बोर्ड का आप यूज करते हैं। इनके साइज आपको दिख रहे होंगे, अगर आप ध्यान से देखो, बी नोट का जो साइज होता है 1000 बाई 1500, B1 का साइज होता है 700 बाई 1000, B2 का साइज होता है 500 बाई 700, और B3 का साइज होता है बच्चों 350 बाई 500। ठीक है, ये हमारे पास ड्राइंग बोर्ड के अलग अलग साइज हैं। ड्राइंग बोर्ड कैसे बनता है आप देख सकते हो, बैटन्स, ये आपके बैटन्स हैं। और आपके ये बैटन्स जैसे आपने देखा होगा ना, ये आपके फट्टे हैं, लकड़ी के फट्टे, इन्हें दो बैटन से ठोक दिया गया है और ये आपका ड्राइंग बोर्ड तैयार हो चुका है। अगर आप ध्यान से देखेंगे यहां पर लिखा हुआ भी है, ड्राइंग बोर्ड रेक्टेंगुलर शेप में होता है, इज मेड फ्रॉम स्ट्रिप्स ऑफ वेल सीजन सॉफ्ट वुड। याद रखना, ड्राइंग बोर्ड जो बनाया जाता है वेल सीजन हो और सॉफ्ट वुड से बनाया जाता है। टिपिकली 25 mm थिक मोटाई इसकी होती है, 25 mm की मोटाई होती है। वार्पिंग से बचने के लिए एट द बैक विद 2 बैटन्स, इसे वार्पिंग से बचाने के लिए इसके पीछे की तरफ 2 बैटन ठोक दिए जाते हैं ताकि ये सिकुड़े ना और मुड़े ना। क्लियर है पॉइंट? तो याद रखना, द वन ऑफ द एज ऑफ द बोर्ड इज नोन एज वर्किंग एज। एक एज को हम क्या बोलते हैं, वर्किंग एज, विच इज यूज टू गाइड फॉर टी स्क्वायर, जिसपे हम टी स्क्वायर को रख के चलाते हैं। जैसे ये वाला साइड इसने बोला वर्किंग एज है,
तो यहां पर हम टी स्क्वायर को फंसाकर इस पर ड्राइंग शीट पर लाइन खींचने की कोशिश करते हैं। तो इस साइड को हम क्या बोल रहे हैं, इसके वर्किंग एज बोल रहे हैं। वर्किंग एज आप देख सकते हो आपके बैटन्स के पैरेलल चल रहा है, बैटन के क्या चल रहा है, पैरेलल। तो ये हमारे पास ड्राइंग बोर्ड है। सम ड्राइंग बोर्ड्स हैव ग्रूव अलोंग द वर्किंग एज वेयर प्रिफरेबली स्ट्रेट एबोनी स्ट्रिप इज फिटेड टू प्रोवाइड मोर ड्यूरेबल एंड एक्यूरेट गाइड फॉर टी स्क्वायर। कई बार क्या करते हैं, इन्हें हम थोड़ा किनारों पर एक फिटिंग होती है, एबोनी फिटिंग उसे बोल देते हैं, उसे लगा देते हैं किनारे पर ताकि हमारा टी स्क्वायर अच्छे से यहाँ पर सेट हो जाए। ठीक है, ये याद रखने वाली बात है, यहाँ पर हिंदी में भी लिखा हुआ है, इसलिए आप एक बार पढ़ लो। ड्राइंग बोर्ड आयताकार होते हैं, अच्छी तरह से सीजन की गई मुलायम लकड़ी के पट्टियों द्वारा बना होता है। आमतौर पर इसकी मोटाई 25 mm होती है। तिरछापन रोकने के लिए इसे पीछे दो बैटन के द्वारा क्लीट कर दिया जाता है, मतलब दो बैटन ठोक दिए जाते हैं। बोर्ड के किनारों में से एक को वर्किंग किनारा कहा जाता है, वर्किंग एज कहा जाता है, जिस पर टी स्क्वायर को स्लाइड किया जाता है। मतलब जो टी स्क्वायर है इस एज पर हम स्लाइड करके लाइनों को खींचने के लिए कर सकते हैं। आपने मेरे ख्याल से कॉलेज में इंजीनियरिंग ड्राइंग तो बनाई होगी, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग जो आपने कॉलेजेस में बनाई होगी तो आपने टी स्क्वायर का भी यूज किया होगा। मेरे पास पढ़ा था अभी कॉलेज का ड्राफ्टर भी पढ़ा था मेरा, और टी स्क्वायर भी पढ़ा था। ठीक है, अगर होता तो मैं दिखाता, वैसे तुमने सबने देखा ही होगा, बड़ा सा होता है, इतना बड़ा, और ऐसे करके जो फर्स्ट सेमेस्टर होता है ना, बच्चे उसे लेके जाते हैं ड्राफ्टर को और टी स्क्वायर को लेके। तो ऐसा सा लगता है जैसे पता नहीं कौन मतलब क्या इंजीनियरिंग का क्या ही नमूना बना के आ जाएंगे। ठीक है, वो बात अलग है कि वहाँ टी स्क्वायर ढंग से पकड़ना भी नहीं आता, उससे लाइन खींचनी भी नहीं आती है। तो वर्किंग एज, क्योंकि नॉलेज नहीं होती ना तब, जब कॉलेज में होते हैं तब पता नहीं होता। तो वर्किंग एज हमारा ये होता है, वर्किंग एज पे स्लाइड करते हैं। अब तुम साइड से स्लाइड करने लगोगे, उधर से करने, उधर से, तो फिर अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, ध्यान रखना। इसे मजबूत जिसमें एक सीधा और मजबूत इबोनी स्ट्रिप फिट किया जाता है, जो टी स्क्वायर के लिए टिकाऊ और सटीक गाइड प्रदान करता है। इसमें एक फिटिंग, मतलब फिटिंग टाइप आप लगा देते हो किनारे पर, जिससे ये मजबूती प्रदान हो जाती है, इसे ये कहने का मतलब है। ठीक है, याद रखना ये बात। टी स्क्वायर की समरी, टी स्क्वायर की समरी, भाई टी स्क्वायर क्या होता है? टी स्क्वायर आपने अपने उसमें देखा होगा, ये रहा अपने कॉलेज टाइम में, ये आपने टी स्क्वायर देखा होगा। इसमें एक साइड वर्किंग एज होता है जिससे हम लाइन को ड्रॉ करते हैं, ये राइट एंगल 90 डिग्री पर होते हैं। ठीक है, ये 90 डिग्री पर होता है इसका ये वाला आर्म, और वर्किंग एज 90 डिग्री एंगल पर होता है। और इसके इधर वाले साइड जो है, ये जो फ्लैट है, इसे हम स्टॉक के नाम से जानते हैं, और ये जो लंबा है इसे ब्लेड के नाम से जानते हैं। तो लंबे वाली जो साइड है इसे ब्लेड, और जो ये ऐसे वाली साइड है इसे हम क्या बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं। हाँ, फीलिंग आती थी तब। ठीक है, अब तो कुछ भी नहीं आता। ठीक है, जब नौकरी लगेगी अब तब आएगी। ठीक है, अब ना फीलिंग आती ना कुछ और आता, अब तो नौकरी चाहिए बस। तो देखो, यहां पर अगर हम ध्यान से देखें, टी स्क्वायर मेड अप ऑफ हाई क्वालिटी वुड और प्लास्टिक। बेसिकली आज के टाइम में सभी जो टी स्क्वायर हैं वो सेलुलोइड के बने होते हैं, जिसका जो तुम्हारा फीटे वगैरह होता है ना, प्लास्टिक टाइप के मटेरियल के, उसके बने होते हैं। ठीक है, और कॉन्सिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, दो पार्ट होते हैं इसमें, स्टॉक और ब्लेड। तो इसमें टी स्क्वायर में दो हिस्से होते हैं, जैसे कि मैंने बताया, स्टॉक और एक हिस्सा होता है हमारा ब्लेड। ब्लेड में एक साइड को हम बोलते हैं वर्किंग एज। ठीक है, अब ये ध्यान देने वाली बात है, ये ध्यान देने वाली बात है टी स्क्वायर के बारे में। ये लिखा ना, टी स्क्वायर उच्चतम गुणवत्ता वाली लकड़ी या प्लास्टिक से बना सकते हैं। इसमें दो भाग होते हैं, स्टॉक और ब्लेड, जो सीधे कोण पर जुड़े होते हैं। स्टॉक को ड्राइंग बोर्ड के वर्किंग किनारे के पास रखा जाता है। बिल्कुल, अभी हमने देखा ड्राइंग बोर्ड का वर्किंग एज है, उसके साथ सटाकर हम किसे रखते हैं, अपने स्टॉक को, जिससे इसे आवश्यकता अनुसार स्लाइड किया जा सके। और ब्लेड बोर्ड की सतह पर फैला रहता है। दूर का वेबल्ड किनारा कार्य करने के लिए उपयोग होता है, जो इसका बेवेल्ड माने थोड़ा सा तिरछा किनारा, जिसे हम वर्किंग एज बोल रहे हैं, ये वाला साइड। बेवेल्ड का मतलब क्या होता है, जो स्केल भी होता है ना, किनारे पे थोड़ा सा ऐसे करके नहीं होता, एकदम खड़ा नहीं होता, तिरछा होता है हल्का सा, जिसे हम वर्किंग साइड बोलते हैं इसकी। अरे ये पीडीएफ मैंने डाल दी है भाई, मैंने ये सारी पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दी है। आप इस पीडीएफ को प्रिंट करा सकते हो अपने आप ही। ठीक है, तो ये जितने भी सिविल इंजीनियरिंग के हमारे स्टूडेंट्स हैं, सबके लिए मैंने पीडीएफ अपडेट कर दी है। कल मैं लाइन लेटर्स है ना, लाइन हो, लेटर्स हो, प्रोजेक्शन हो, सबकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अगले 3 से 4 दिन के अंदर सारी पीडीएफ डाल दूंगा, तो इससे हमारा ईडी खत्म हो जाएगा। उसके बाद मैं आपका टारगेट रखूंगा टीएस, टोटल स्टेशन, ब्रिज कलवर्ट्स, इनकी क्लासिफिकेशन, टाइप्स ऑफ लोडिंग, इनकी पीडीएफ आपको जल्दी ही अपडेट कर दूंगा। क्लियर है पॉइंट? चलो, अच्छा,
तो टी स्क्वायर की बात आती है बच्चों, टी स्क्वायर की बात आती है। मैंने यहां लिखा, ये लिखा हुआ है यहां पर, जो मॉडर्न टी स्क्वायर आल्सो अवेलेबल इन सेलुलॉइड और प्लास्टिक विद एनग्रेव्ड स्केल फॉर ड्यूरेबिलिटी एंड ईज फॉर यूज। तो हम लोगों ने तो लकड़ी का यूज ही नहीं किया टी स्क्वायर, हम लोगों ने तो ये सेलुलॉइड और प्लास्टिक वाले यूज किए हैं, है ना, हमें तो बाजार में यही मिला है। तो द ब्लेड लेंथ इज चूजन बेस्ड ऑन द ड्राइंग बोर्ड साइज, ये तो खैर ठीक है, अलग बात है कि जितना बड़ा ड्राइंग बोर्ड है उतनी बड़ी ब्लेड की लेंथ होगी। तो हम लोग, मैं बता रहा था, सेलुलोइड और प्लास्टिक के टी स्क्वायर यूज किए हैं, लकड़ी के तो पुराने टाइम पे आते थे, अब नहीं आते लकड़ी के। अच्छा, टी स्क्वायर का यूज क्या है? सबसे पहला यूज है क्षैतिज रेखा खींचने के लिए, हॉरिजॉन्टल लाइन आप इसकी सहायता से खींच सकते हैं। अरे व्हाट्सएप लिंक जो ड्राफ्ट्समैन के कोर्स में बच्चे हैं उनके अनाउंसमेंट सेक्शन में है, ठीक है, अनाउंसमेंट सेक्शन में है, क्लियर। और ड्राफ्ट्समैन का कोर्स मैंने बहुत महंगा नहीं कर रखा है कि मैंने 2000 4000 का दिया हो, 499 का है, उस पर भी मेरे ख्याल से 20-30% ऑफ चल रहा होगा, 300-400 रुपए में है वो ड्राफ्ट्समैन का कोर्स। उसमें सारी पीडीएफ है, बिल्डिंग बाय लॉज की पीडीएफ है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ की पीडीएफ है, अब ये इंजीनियरिंग ड्राइंग की पूरी पीडीएफ उसके अंदर आपको अवेलेबल है। इसमें देखना, तुम और जगह से पढ़ो और यहाँ से पढ़ो, तुम्हें डिफरेंस नजर आ जाएगा। मैंने चीजों को बहुत बारीकी से अरेंज किया है ताकि कॉन्सेप्ट आपके लिए कोई मिस ना हो, ऑब्जेक्टिव आपके बनने शुरू हो जाए। बिल्कुल, मैं पीडीएफ के बाद इसी चीज पे काम करूंगा, क्वेश्चंस पर, पीडीएफ के बाद मैं इसी चीज पे काम करूंगा, ठीक है। जो जितने भी एमसीक्यूज हैं वो आपको दूंगा, आप पीडीएफ अच्छे से तैयार करें। हॉरिजॉन्टल लाइन, होल्ड द टी स्क्वायर स्टॉक अगेंस्ट द वर्किंग एज, जो बोर्ड का वर्किंग एज है उसके अगेंस्ट होल्ड करो। ड्रॉ लाइंस लेफ्ट टू राइट, और लाइंस को कैसे ड्रॉ करना है? लेफ्ट टू राइट ड्रॉ करना है, ये बात ध्यान देने वाली है। कीपिंग द पेंसिल स्लाइटली इंक्लाइंड, और पेंसिल को थोड़ा इंक्लाइंड रखो। स्लाइड द टी स्क्वायर टू ड्रा पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइन, और पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए स्लाइड करो टी स्क्वायर को। तो याद रखना, अब मैं ये तुम्हें यहां करके तो नहीं दिखा सकता हूं, बट तुम्हें समझा सकता हूं, ऐसे करके रखना है और ऐसे करके तिरछी पेंसिल से लाइन को ड्रॉ, आपको ड्रॉ करना है। और लाइन ड्रॉ होती है हमेशा लेफ्ट टू राइट, ये जर्नली रूल है, जिनका राइट हैंड काम करता है वो जर्नली कंफर्टेबल होते हैं ऐसे करके लाइन खींचने में, वो ऐसे करके लाइन खींचने में कंफर्टेबल नहीं होते। समझ आया? रेलवे ग्रुप में ऐड कर दो, ऐसा तो कोई ग्रुप ही नहीं है रेलवे ग्रुप, ठीक है, हमारे ग्रुप में नहीं है पीडीएफ। अच्छा, ड्राफ्ट्समैन ग्रुप में है ये पीडीएफ ना, ठीक है, चलो। ड्राइंग वर्टिकल एंड इंक्लाइंड लाइंस, लंबवत और तिरछी रेखाएं, एक्चुअली ये सब्जेक्ट्स मैं उन्हें पढ़ा रहा हूं जो हमसे ड्राफ्ट्समैन के लिए पढ़ना चाहते हैं। अभी मुझे नहीं पता कौन हमसे ड्राफ्ट्समैन के लिए पढ़ना चाहता है, कौन नहीं पढ़ना चाहता है, ठीक है। तो ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि कई बच्चे तो प्रिपेयर कर रहे हैं, कई बच्चे नहीं कर रहे हैं। ड्राइंग हॉरिजॉन्टल, एक मिनट वेट करो, सेल इतनी जल्दी कैसे खराब होगी? ओके, अभी आवाज है? ठीक, अभी आवाज है, चलो चलो, ओके। तो ड्रॉ करो हॉरिजॉन्टल लाइन को, वर्टिकल लाइन, इंक्लाइन लाइन, ये भी ड्रॉ कर सकते हैं टी स्क्वायर का यूज करके, लेकिन टी स्क्वायर में बेस की तरह काम करता है, सेट स्क्वायर का यूज करना पड़ता है इंक्लाइन लाइन या परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। टेस्टिंग स्ट्रेटनेस, लाइन की सिधाई को जांचने के लिए भी टी स्क्वायर का यूज करते हैं। तो टी स्क्वायर के जो यूज केस है वो 3 बताए गए हैं। टी स्क्वायर के यूज केस कितने हैं? 3। क्लियर? कौन कौन से हैं टी स्क्वायर के यूज केस? लाइन की टेस्टिंग को, लाइन की स्ट्रेटनेस को टेस्ट करने के लिए, हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करने के लिए, और वर्टिकल और इंक्लाइन लाइन को ड्रॉ करने के लिए हम टी स्क्वायर का यूज कर सकते हैं। ये बात समझ आई आप लोगों को? चलो, अच्छी बात है। सेट स्क्वायर, सेट स्क्वायर कैसे हम यूज करते हैं?
बच्चों सेट स्क्वायर आर टिपिकली मेड फ्रॉम वुड, टिन, सेलुलॉइड और प्लास्टिक। वही सब मटेरियल जो हम ऊपर देखते आए हैं उन्हीं से सेट स्क्वायर बनाते हैं। दिखने में कैसे होते हैं सेट स्क्वायर, आप सब लोगों को मैं डायग्राम डालना शायद भूल गया, आप सब लोगों को सेट स्क्वायर के बारे में पता ही है, ट्राइंगुलर शेप के होते हैं। इनकी खास बात याद रखना, 30 डिग्री 60 डिग्री सेट स्क्वायर विद लेंथ 250 mm, 45 डिग्री सेट स्क्वायर विद लेंथ 200 mm। तो अलग अलग तरह के सेट स्क्वायर हैं आपके पास। दो सेट स्क्वायर हैं, जैसे 30 डिग्री 60 डिग्री सेट स्क्वायर है विद लेंथ 250 mm जिसकी लंबाई 250 mm है, और 45 डिग्री का सेट स्क्वायर है जिसकी लंबाई कितनी है आपके पास 200 mm है। सेट स्क्वायर का प्रयोग क्या है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेट लाइन हम इससे ड्रॉ कर सकते हैं, सीधी रेखा खींचने में कोई दिक्कत नहीं है, सेट स्क्वायर काम करता है। दूसरा, एंगल को ड्रॉ कर सकते हैं। खास बात पता क्या होती है, सेट स्क्वायर से जो एंगल ड्रॉ करते हैं 30 डिग्री 60 डिग्री एंगल्स आराम से बना सकते हैं किसी भी लाइन के साथ। 45 डिग्री का एंगल बना सकते हैं क्योंकि हमारे पास दो तरह के सेट स्क्वायर अवेलेबल है मार्केट में, एक वो जो 30-60 का कोण रखते हैं, एक वो जो 45 का कोण रखते हैं। लेकिन इसमें विशेषता पता क्या है, अगर हम दोनों सेट स्क्वायर को साथ में प्रयोग करेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर हम दोनों सेट स्क्वायर को साथ में प्रयोग करेंगे तो बच्चों हम 15 डिग्री 75 डिग्री 105 डिग्री, कहने का मतलब है 15 का जो मल्टीपल है उसमें भी एंगल्स को ड्रॉ कर सकते हैं, 15 के मल्टीपल में भी एंगल को ड्रॉ कर सकते हैं। बिल्कुल ज्योमेट्री बॉक्स में आते थे सर पहले सेट स्क्वायर, ये देखो तुमने तो शेप भी बना दी सेट स्क्वायर की, ठीक है। लेकिन यहां पर खास बात पता क्या है, ये सब चीजें नोट करनी कि कितनी तरह के होते हैं, क्या काम होता है, क्या कैसे करते हैं। पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। पैरेलल स्ट्रेट लाइन इन एनी पोजीशन नॉट टू फार अपार्ट, परपेंडिकुलर लाइंस फ्रॉम ए गिवन पॉइंट विद इन और आउटसाइड ए लाइन कैन बी ड्रॉन विद यूजिंग बोथ सेट स्क्वायर। यूज केस बड़े इंपॉर्टेंट है कि कहां कहां यूज करते हैं सेट स्क्वायर को और क्यों यूज करते हैं, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जानना। याद रहेगी बात सभी को। डिवाइडिंग ए सर्कल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो कितने यूज हुए सेट स्क्वायर के, सेट स्क्वायर के कितने यूज हुए, सीधी लाइन खींच लोगे अच्छी बात है, एंगल बना लोगे, हाँ जी, कितने एंगल 30 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री, वो तो बन ही जाएंगे। लेकिन अगर दोनों सेट स्क्वायर को साथ सटाकर यूज करें तो 15 का एंगल भी, बच्चों 75 का एंगल भी, है ना, 15 के जो जो मल्टीपल हैं वो सारे एंगल आप बना सकते हो। भाई 30 45 60 तो वैसे ही बन रहे थे, लेकिन दोनों सेट स्क्वायर को यूज करके 15 का एंगल भी 75 का एंगल भी, चूंकि 90 का एंगल भी 105 का एंगल भी, जो भी 15 के मल्टीपल में एंगल है वो आप सेट कर सकते हो दोनों सेट स्क्वायर का प्रयोग करके साथ में। पैरेलल लाइन और परपेंडिकुलर लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो सेट स्क्वायर से, ये भी बात आप लोगों को पता है, ठीक है, ये भी पॉइंट आप लोगों को पता है कि आप पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, आप पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। और डिवाइडिंग ए सर्कल, आप सर्कल को भी डिवाइड कर सकते हैं बाय यूजिंग सेट स्क्वायर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग यूज केस है। कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूज ऑफ सेट स्क्वायर, तो सेट स्क्वायर का यूज केस क्या हुआ, ड्रॉइंग ए स्ट्रेट लाइन, ड्रॉइंग ए परपेंडिकुलर लाइन, ड्रॉइंग ए हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। सो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया, क्या सेट स्क्वायर सर्कल को डिवाइड करने के लिए यूज करते हैं, यस वी कैन डिवाइड द सर्कल 6 8 12 एंड 24 इक्वल पार्ट यूजिंग सेट स्क्वायर अलोंग विद द टी स्क्वायर। अगर हम इसे टी स्क्वायर के साथ मिलाकर यूज करेंगे तो वृत्त के 6 8 12 और 24 विभाजन भी कर सकते हैं। समझ आया बात ये, तो सेट स्क्वायर का यूज केस इस तरह से आपको पता चलते रहेंगे एडिशनल पॉइंट्स। नेक्स्ट इज, अब ये समझ आ गया होगा आप लोगों को, सेट स्क्वायर समझ आ गया होगा, टी स्क्वायर समझ आ गया होगा, टी स्क्वायर का यूज समझ आ गया होगा स्ट्रेटनेस को चेक करने के लिए, वर्टिकल इंक्लाइन लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करने के लिए, और सेट स्क्वायर का समझ आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। अब आते हैं हमारे पास ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स कंटेंट, उसमें जो होता है कंपस, कंपस आपने देखा होगा ये वाला, ये देख रहे हो, ये आपके कंपस होते हैं, कंपस माने प्रकार, गोला बनाने के काम आते हैं, आप सब लोगों ने देखे होंगे, क्या बनाने के काम आते हैं, गोला। तो आपको कंपस अलग अलग तरह के होते हैं बच्चों, कंपस क्या होते हैं अलग अलग तरह के। सबसे पहला होता है लार्ज साइज कंपस विद इंटरचेंजेबल पेंसिल एंड पेन लेग्स, बड़े साइज का कंपस जिसमें पेंसिल को बदला जा सकता है, आपने सबने देखे हैं पेंसिल, उसमें अलग अलग तरह की पेंसिल आप लगा सकते हो। लार्ज साइज कंपैक्स विद इंटरचेंजेबल पेंसिल एंड पेन लेग्स, पेंसिल और को बदल सकते हैं और पेंसिल की लेग को भी बदल सकते हैं। ये सर्कल और आर्क को ड्रॉ करने के लिए यूज की जाती है।
इसमें नी जॉइंट्स फॉर ड्राइंग लार्जर सर्कल बाई बेडिंग द लेग्स, इसमें बड़े सर्कल को बनाने के लिए एक जॉइंट लगा देते हैं, इस तरह का नी जॉइंट। इसे खोलने में के बाद भी और बड़ा सर्कल आप बना सकते हो। ठीक है, नी जॉइंट इसे बोलते हैं। तो नी जॉइंट दिया जाता है जिससे बड़े आप सर्कल को ड्रॉ कर सकते हो, याद रखेंगे ये बात। कंपास इज इंक्लाइंड स्लाइटली विद डायरेक्शन ऑफ इट्स रोटेशन, और कंपास थोड़ा सा इंक्लाइंड होता है अपनी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन से। बड़े सर्कल 120 mm से बड़े सर्कल के लिए द लेग्स कैन बी बेंट एंड नी जॉइंट्स। तो याद रखना, बड़े सर्कल के लिए लेग्स को बेंट कर लेंगे। गोवा में प्रकार नहीं पुरकाल बोलते हैं। कहाँ बोलते हैं भाई गोवा में? अच्छा गांव में, ठीक है, गांव में पुरकाल बोलते हैं, ठीक है भाई। पुरकाल तो मैंने कहीं नहीं सुना, तोतला होगा कोई जिसे सुना होगा, ठीक है। पुरकाल नहीं बोलते हैं, पुरकार तो भले ही सुन लिया हो, पुरकाल कहाँ बोलते हैं? ठीक है, पुरकाल, ठीक है। स्मॉल लेंथनिंग बार क्या होता है? लंबाई बढ़ाने वाली छड़े। यूज टू ड्रॉ लार्जर देन 150 mm रेडियस बाई एक्सटेंडिंग द पेंसिल लेग्स। याद रखना, अगर 150 mm से बड़े, ठीक है, उसे हम बोलते हैं लेंथ को बढ़ाने वाला। देखो ये देखो लेंथनिंग बार, ये कैसा, देखो कैसा कैसा प्रकार है, बताओ इससे क्या करना चाहते हो, कितना बड़ा सर्कल बनाना चाहते हो। लेंथनिंग बार जो होती है लंबाई को बढ़ा देती है। देखो हिंदी में आई थिंक लिखा है 150 mm से बड़े घेरों को खींचने के लिए उपयोग किया जाता है। पेंसिल पैर में लंबाई बढ़ाने वाली छड़ को जोड़ देते हैं, लंबाई बढ़ाने वाली छड़। तो लेंथनिंग बार कहाँ जो, देखो एक बात ध्यान रखना, नी जॉइंट जो होता है वो 120 mm तक के सर्कल को बनाने में हेल्प कर रहा है। लेकिन अगर सर्कल 150 mm से बड़ा है बच्चों, तो फिर आपको ये लेंथनिंग बार जो है इसका यूज करना पड़ेगा, एक्सटेंड करना पड़ेगा सर्कल को, ठीक है, सर्कल को बड़े लंबाई में बनाने के लिए। क्या अब आपको ये बात समझ आया? लार्ज कंपस है ये, बड़ा कंपस। हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है, डबल साइड हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है। लेंथनिंग बार आपको समझ आ गया होगा। स्मॉल बो कंपस, अरे छोटा सा कंपस होता है, आपने बच्चों वाला कंपस देखा होगा, आपके उसमें आता है। ये छोटे मोटे सर्कल, जो छोटे 25 mm से कम वाले सर्कल है, उन्हें बनाने के काम में आता है। स्मॉल बो कंपस से बोलते हैं, देखा है ना मेरे ख्याल से। डब्बे आते हैं ना, बचपन में बड़े मजा आता था उन डब्बों को खरीदने में ना। मैंने देखा है, वो बॉक्स होते थे पेंसिल के, जिसके अंदर पेंसिल प्रकार सब दे देता था, वो डब्बा बड़ा सॉलिड होता था। उसमें लगता था कि बस पैसा वसूल हो गया एकदम। वो आता था टीन से का डब्बा, देखा तुमने? टीन का डब्बा आता था, छोटे जब बच्चे थे तब लिया करते थे। उसमें आपके सेट स्क्वायर, ये सब सारे सेट स्क्वायर कह रहा हूँ, प्रकार वगैरह, इरेजर, पेंसिल, है ना, ये सब दे दिया करता था वो। तो वो वाला डब्बा खरीदने में बड़ा आनंद आता था। ठीक है, फ्रंटियर, हाँ इसे ये बच्चे को नाम भी याद है, फ्रंटियर, डब्बे पे लिखा होता था, है ना। वो सादा डब्बा, प्लास्टिक का डब्बा खरीदने में ज्यादा मजा नहीं आता था। वो ये टीन वाला डब्बा बड़ा अच्छा लगता था, इसमें बहुत सारे इक्विपमेंट होते थे, फिर घर बैठ के उसकी ड्राइंग बनाया करते थे, ठीक है। फौजी था और गोली लगी, एफ नाम का फौजी था और नाम की गोली लगी। ज्योमेट्रिक बॉक्स बोलते थे उसे, हाँ भाई, वही वाला डब्बा, उसी की बात बोल रहा हूं मैं, ठीक है। चलो अच्छी बात है। तो अब बात करते हैं लार्ज साइज डिवाइडर, अलग चीज होती है, ठीक है। डिवाइडर क्या होता है? जस्ट टू डिवाइड। ये कहता है यूज टू डिवाइड द लाइंस इन इक्वल पार्ट्स। ये बस ऐसे करके होते हैं, खुलते हैं और लाइन पर मार्क कर देते हैं, ऐसे करके, ऐसे करके मार्क कर देते हैं, लाइन को डिवाइड करने के काम में आते हैं। दिखते कंपास जैसे ही है, बट ये लाइन को डिवाइड करने के काम में आते हैं। इट हैज टू लेग्स विद स्टील पिन, दोनों एंड पर स्टील की पिन होती थी। इसमें पेंसिल को फंसाने के लिए वो गोला नहीं होता था, यहाँ दोनों साइड पे क्या होती थी, वो होती थी पिन टाइप, उससे लाइन को डिवाइड करने के काम में आता था। भारी भारी लगता था, ठीक है, हाँ भाई। 10 या 20 रुपए का आता था, मुझे मुझे नहीं याद है कितने का था, लेकिन मुझे 10, 15, 20 रुपए, और उस वक्त 10 रुपए भी इतने भारी भरकम रकम होती थी कि यार 10 रुपए खर्चना, मतलब क्योंकि बहुत बड़ी बात है। मेरे ख्याल से 10, 15 या 20 रुपए का आता था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट हाँ 20 रुपए से तो ऊपर नहीं गया होगा, ठीक है, उतने से ऊपर नहीं जाता था वो। यूज टू डिवाइड लाइन, इट हैज टू लेग्स विद स्टील पिंस एट द लोअर एंड्स, ठीक है। रेखाओं को बराबर में भागों में विभाजित करने के काम में आता है। तो याद रखना, डिवाइडर किस काम में आता है? स्मॉल बो कंपस, छोटे मोटे चाप 25 mm तक के, लेंथनिंग बार 150 mm से बड़े सर्कल के लिए, और नी जॉइंट वाला जो होता है 120 mm से बड़े घेरों के लिए होता है, ठीक है। 120 mm या उससे बड़े घेरों के लिए आपका नी जॉइंट वाला होता है। समझ आ गया ये बात?
तो ये हमारे कंपास की कहानी है, याद रखना है कितनी तरह के होते हैं और कहां कहां यूज होते हैं। स्मॉल बो डिवाइडर। नेक्स्ट इज योर बो पेन। ये भी देखो, ये क्या होता है ना, बो पेन या इंकिंग पेन, ये ड्राइंग करने के काम आता है, छोटे सर्कल या छोटे आर्क इंक से, स्याही से। ठीक है, ये छोटे सर्कल या छोटे आर्क को स्याही से ड्रॉ करने के काम में आते हैं। ठीक है, अब तो खैर इतना प्रचलन में नहीं है। यूज फॉर ड्रॉइंग स्ट्रेट लाइंस, ये इंकिंग पेन अलग चीज है, बो पेन अलग चीज है। बो पेन सर्कल और आर्क के लिए काम आता है, लेकिन शाही पेन जो होता है यूज फॉर ड्रॉइंग स्ट्रेट लाइन नॉन सर्कुलर आर्क इन इंक। तो याद रखना, हिंदी में यहां ऐसा लिखा हुआ है, सीधी रेखाओं और गैर वृत्तीय चापों को स्याही में खींचने के लिए उपयोगी है। अगर आप स्याही से खींचना चाहते हैं उसके लिए उपयोगी है। इसमें धातु या हाथी दांत से बने होल्डर में दो स्टील की निब होती हैं। याद रखना, स्याही की निबों के बीच भरी जाती है और लाइन की मोटाई को एक स्क्रू में समायोजित किया जाता है। पेन को 60 डिग्री कोण पर पकड़ना चाहिए और स्याही का समान मोटाई बनाए रखने के लिए इसे साफ रखना चाहिए। ठीक है, वो तो सही बात है, पेन के अंदर को स्याही सूख नहीं देना चाहिए, बस ये याद रख लेना तुम डायरेक्टली। तुमसे एग्जाम में दो ही बात पूछेगा, बो पेन का प्रयोग किस लिए होता है, बो पेन का आप ये लिख लेना, स्याही से सर्कल या आर्क बनाने के लिए होता है, वो भी छोटे मोटे। ठीक है, स्मॉल सर्कल्स। फिर तुमसे पूछे इंकिंग पेन का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, तो आप ये बता देना, इंकिंग पेन का इस्तेमाल स्ट्रेट लाइन और नॉन सर्कुलर आर्क्स इन इंक, जो गैर वृत्तीय सर्कल आर्क हैं, स्याही में लगाने के लिए उनका यूज करते हैं। ठीक है, ये बात याद रख लेना। बाकी स्केल्स के बारे में आपको पता है, फीटा क्या होता है, फीटा कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो आपको पता है, सबसे जो आपके पास ये देखो ना, स्केल्स आर मेड ऑफ मटेरियल लाइक वुड, स्टील, सेलुलोइड, प्लास्टिक, कार्डबोर्ड, अलग अलग मटेरियल के अवेलेबल है। स्टेनलेस स्टील स्केल सबसे ज्यादा ड्यूरेबल होता है, जो तुमने देखा होगा बाजार में स्टील का फीटा मिलता है, वो सबसे ज्यादा ड्यूरेबल होता है। ये पिटाई में भी बड़ा काम आता है। ठीक है, अगर कोई बच्चा ज्यादा कहना नहीं सुन रहा तो टीचर इससे पिटाई भी कर देता है, लेकिन टूटता नहीं है जल्दी से। लकड़ी का भी टूट जाता है, बचपन में बहुत देखे होंगे लकड़ी के फीटे टूट जाते थे। प्लास्टिक का तो टूटता ही टूटता था, दो बहुत जल्दी टूट जाता था, स्टील का नहीं टूटता है। स्केल्स कैन बी आइदर फ्लैट, हैव ट्राइंगुलर क्रॉस सेक्शन। ठीक है, या तो फ्लैट हो सकते हैं, ट्राइंगुलर क्रॉस सेक्शन होते हैं। कॉमन साइज दो ही है, 15 सेंटीमीटर लंबाई, 2 सेंटीमीटर वाइड। और जो लंबे वाला स्केल होता है 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, 3 सेंटीमीटर वाइड। ये डायमेंशन पूछ लेता है कई बार कि लंबे वाला स्केल कितने साइज का होता है। लंबाई 30 सेंटीमीटर, मोटाई 3 सेंटीमीटर, मतलब मोटाई कह रहा हूं, चौड़ाई चौड़ाई 3 सेंटीमीटर। याद रहेगी सबको बात? क्यों भाई, ये बच्चों सभी को याद रहेगा क्या बता रहा हूं मैं ये? ठीक है, चलो। अब अगर हम बात करें प्रॉक्टर, प्रॉक्टर तो आपने देखा ही है। प्रॉक्टर क्या होता है, एक आपके पास चांदा बोलते थे इसे, एंगल को मेजर करने में, सेट आउट करने में, ठीक है, ये सब के काम आता है। इसमें 1 डिग्री का एक भाग बना होता है, 1 डिग्री इसका सबसे छोटा भाग होता है, और ये नंबर्ड होता है एवरी 10 डिग्री पर। प्रत्येक 10 डिग्री के बाद नंबर डला होता है, 10, 20, 30, 40, 50 ऐसा करके। और 180 डिग्री तक इसमें निशान होते हैं, 0 से लेके 180 डिग्री तक इसमें निशान होते हैं। तो इसमें पढ़ना मतलब लिखने की कोई ऐसी बात नहीं है, बस सीधा समझ आ जाए कि भाई 1 डिग्री सबसे छोटा भाग है, 10 डिग्री पर निशान बने होते हैं, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री के, 0 से 180 डिग्री तक होता है। अर्धवृत्त होता है जिसका व्यास लगभग 100 mm का होता है। ये जो व्यास होता है इसका लगभग 100 mm के आसपास होता है, माने 10 सेंटीमीटर के आसपास का व्यास होता है। ये हमारा प्रॉक्टर होता है। प्रॉक्टर माने आपको पता है चांदा। देखो अभी ये लेक्चर अच्छा है, प्रोजेक्शन वाले लेक्चर थोड़े टेढ़े हैं, उन्हें समझने के लिए मेहनत लगेगी। ठीक है, प्रोजेक्शन वाले लेक्चर्स थोड़े टेढ़े हैं, हालांकि जिन बच्चों ने सीखे हैं, मैंने पढ़ाए हुए हैं पहले, रिकॉर्डेड वे में भी अवेलेबल है आपके पास, तो वो अच्छे से बच्चे समझ भी सकते हैं उन्हें, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, वहां थोड़ा मेहनत लगेगी हमें। ठीक है, उसके क्वेश्चंस थोड़े से हमें सोच के करने पड़ेंगे। फ्रेंच कर्व्स क्या होते हैं, डायग्राम आपके सामने है। फ्रेंच कर्व क्या होते हैं, ये किसी भी शेप में, किसी भी शेप में रैंडम जो कर्व्स होते हैं, फ्री हैंड जो कर्व्स होते हैं, उन्हें बनाने के काम में आते हैं। मेरे शब्दों पे ध्यान देते रहना। ठीक है, रैंडम कर्व्स या फ्री एंड कर्व्स को बनाने में ध्यान, बनाने के लिए सहायक होते हैं। ठीक है, फ्रेंच कर्व्स आर मेड फ्रॉम वुड, प्लास्टिक, सेलुलोइड, कम इन वेरिएशन शेप। ठीक है, जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया, इसका नाम नंबर नहीं लिखा मैंने, वो नंबर गलत है। सम सेट स्क्वायर आल्सो हैव फ्रेंच कर्व्स कट इनटू देयर मिडिल। कुछ फ्रेंच कर्व ऐसे होते हैं जो बीच में से कटे होते हैं, मतलब कुछ ऐसे होते हैं लंबे से होते हैं, कुछ छोटे, कुछ इस तरह के, अलग अलग तरह के होते हैं।
कुछ सेट स्क्वायर के बीच में भी इन कर्व्स को काटा गया होता है। इनका उपयोग उन वक्रों को खींचने के लिए किया जाता है जिन्हें कंपास से नहीं खींचा जा सकता, बेसिकली नॉन सर्कुलर टाइप। ठीक है, ऐसे वक्र। अच्छा, एक और पता, तुम्हें पता है फ्रेंच कर्व की जगह पर एक और इस्तेमाल होता है, उसका नाम है फ्लेक्सिबल कोड। फ्रेंच कर्व जैसा होता है ना, ऐसा ही होता है फ्लेक्सिबल कोड। वो भी आपके ऐसे कर्व्स को बनाने के काम में आता है जो कि नॉन सर्कुलर है, आगे लिखा हुआ है वो। ठीक है, तो फ्रेंच कर्व याद रखना, रैंडम कर्व्स जो कंपास से नहीं बनते हैं, जो आपके अलग अलग शेप्स के होते हैं, उन्हें बनाने के काम में आता है फ्रेंच कर्व्स। ठीक है, मिनी ड्राफ्टर सबने देखा है, इंजीनियर्स की आन बान शान, मिनी ड्राफ्टर। इसे लेके ऐसा लगता था कि बस अब तो बस पता नहीं क्या बना देंगे। ठीक है, लेकिन वो बात अलग है, ड्राइंग जब वहां की लैब में जाते थे, बनता एक लाइन भी खींचना महाभारत हो जाता था। ठीक है, बीटेक में तो बड़ा दिक्कत होता था। मतलब मुझे शायद तुम्हें डिप्लोमा में भी वैसे दिए जाते होंगे, ऐसे करके वो बोर्ड होते हैं बड़े, उन पे खड़े होकर ड्राइंग बनानी होती है, उन पे ऐसे करके ड्राइंग रखनी होती है, ऐसे ऊपर से ड्राफ्टर को फंसाना पड़ता है और फिर ड्राफ्टर की ये लेग इधर आती है। तो 2-3 दिन तो इसी काम में लग जाते हैं, वो ऊपर फंसेगा कैसे, वो लाइन खींचने के लिए इधर उधर मोड़े, वो बाहर निकल जाए उधर से ड्राइंग बोर्ड से। तो 2-3 दिन तो इसी में चले जाते थे बच्चों के। खैर, अब तो खैर मुझे शायद लगता है डिप्लोमा में बच्चे अच्छे से बनाते होंगे, उन्हें आता भी होगा, इवन आईटीआई वाले बच्चे भी अच्छे से बना लेते होंगे। तो ये जो अरेंजमेंट देख रहे हो, मिनी ड्राफ्टर है, ये बड़ी कमाल की चीज है। वीडियो शो नहीं हो रही है भाई, वीडियो क्यों नहीं शो हो रही है तुम्हें? ठीक है, 1 मिनट आ रहा हूं, दूसरे सेल रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए 1 मिनट आप मिनी ड्राफ्टर को निहार लें। ठीक है, मिनी ड्राफ्टर को निहार लें इतने। चलो भाई, मिनी ड्राफ्टर से आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, तो मिनी ड्राफ्टर मैंने बताया था, ये बड़ा ही कमाल का इंस्ट्रूमेंट होता है बच्चों। मिनी ड्राफ्टर क्यों कमाल का इंस्ट्रूमेंट होता है? सही बात है, सफिशिएंट डाटा नहीं होगा। सही बात, बाकी सबको तो दिख रहा है, बढ़िया दिख रहा है भाई वीडियो, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी कंटेंट को देखने में भी और किसी और तरीके में भी। ठीक है, तो अगर मैं तुमसे ये कहूं मिनी ड्राफ्टर बड़ा कमाल का इंस्ट्रूमेंट है, तो इसका मतलब ये है इसमें जितने भी आपके पुराने इंस्ट्रूमेंट हैं, टी स्क्वायर हो, सेट स्क्वायर हो, है ना, आपका कंपास हो, बिल्कुल सारे के गुण एक ही में है। मतलब ऑल इन वन टाइप आप इसे बोल सकते हो। देखो क्या लिखा है, मिनी ड्राफ्टर एक मॉडर्न ड्राइंग टूल है, यूज टू ड्रॉ हॉरिजॉन्टल, परपेंडिकुलर, पैरेलल, इंक्लाइन लेंस, एज वेल एज टू मेजर द लाइंस एंड एंगल्स। सब काम कर दिया। ठीक है, वो कहता है इट कंबाइंस द फंक्शंस फंक्शनैलिटी ऑफ टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर, प्रॉक्टर एंड स्केल इनटू कन्वीनियंट, सॉरी मैं कंपास भी बोल गया था आई थिंक, तो सबका काम ये अकेला कर देगा। ठीक है, वो देखा तुमने, वो मैंने पिक्चर नहीं देखी, मैंने बस एक डायलॉग सुना है उसका, नवाजुद्दीन सिद्दीकी का एक डायलॉग है, पता नहीं क्या डायलॉग था वो, इसका उसका फैजल का हैदर का बदला लेगा। ठीक है, मतलब मैं बदला लेगा, ऐसा कुछ था, मतलब सबका काम कौन करेगा? अकेला मिनी ड्राफ्टर करेगा। एफ नाम का फौजी था, रेगिस्तान में रहता था, ओ नाम की गोली लगी, नर्स को बुलाया था, इंजेक्शन लगाया था, अभी याद है सर जी? ये है क्या भाई, ये तो मैंने तो आज तक नहीं पढ़ा ये। एफ नाम का फौजी था, एफ ओ
नर्स को बुलाया था, इंजेक्शन लगाया था। अरे भाई ये क्या था, एफ नाम का फौजी था, मैंने तो आज तक नहीं सुना ये। तुम कौन से स्कूल में रहे हो भाई? तुम्हें कहाँ पढ़ाया गया है ये सब? एफ नाम का फौजी था, गोली लगाया था, डॉक्टर नहीं आया था, उसको देख के ठीक किया था वो? तो बता। कैसे हो रहा है? गुड़ हो रहा है? अच्छा, ठीक है, ठीक है, अब बताओ। अभी ठीक है? चलो, जल्दी से इस पॉइंट्स को एंड कर लेते हैं। अभी तो मैं देख के ही बता पाऊंगा लास्ट में। ये मिनी ड्राफ्टर होता है, सबके फंक्शंस को कंबाइंड करता है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, ड्राइंग पेपर्स। ठीक है, ड्राइंग पेपर्स पर आते हैं। ठीक है, अब आई सही आवाज। अब आते हैं हम अगले पार्ट पर। अगले पार्ट का क्या नाम है? अगले पार्ट का नाम है बच्चों ड्राइंग पेपर्स। ठीक है, ड्राइंग पेपर्स। अब ड्राइंग पेपर्स क्या होते हैं? हाँ बिल्कुल, बढ़िया बात है। ड्राइंग पेपर्स क्या होते हैं बच्चों? ड्राइंग पेपर्स आर अवेलेबल इन वेरियस टाइप्स। अलग अलग प्रकार में अवेलेबल हैं। फॉर ऑर्डिनरी पेंसिल ड्राइंग द पेपर शुड बी टफ, स्ट्रॉन्ग, यूनिफॉर्म इन थिकनेस। ये अच्छी बात है। पेपर मजबूत होना चाहिए, मोटाई में एक समान होना चाहिए, और यह है ऐसा होना चाहिए कि जो जल्दी से फटे ना, टूटे ना। ठीक है, सफेद रंग का होना चाहिए। इट शुड नॉट डिसइंटीग्रेट व्हेन इरेजर इज यूज्ड। हम इरेजर रगड़े, ऐसा ना हो फट जाए हमारा पेपर। ठीक है, ऐसा ना हो कि पेपर फट जाए। और वो कहता है फॉर इंक्ड ड्राइंग, ये याद रखना है, इंक ड्राइंग के लिए ये जरूरी है, इंक इस पर फैले ना। ऐसा ना हो कि आपने इंक लगाई और उस पर फैल गई। साई से खींची गई और लंबे समय तक संरक्षित की जाने वाली ड्राइंग के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले चिकनी सतह वाले पेपर का चयन किया जाना चाहिए, ताकि साई फैले ना, साई पर फैले ना। पतले और सस्ते पेपर में दिक्कत आती है, उसमें साई फैल सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट आता है साइज। साइज जो होता है ड्राइंग बोर्ड का अलग अलग अवेलेबल है। आपको ये बात अच्छे से पता है। जब हम साइज की बात करते हैं तो साइज अलग अलग अवेलेबल होता है। अब साइज जो हमारे पास अवेलेबल होते हैं, उसमें अगर मैं बात करूं, साई में अगर मैं बात करूं, तो बच्चों ध्यान देना। साई में अगर मैं बात करूं, सॉरी, साइज में अगर मैं बात करूं, तो बच्चों साइज जो होता है ड्राइंग बोर्ड का, उसका एक रूल होता है। ध्यान देना इस बात पर। एक साइड को अगर मैं एक्स बोल दूं और दूसरी साइड को अगर मैं वाई बोल दूं, तो वो कहता है एक्स इंटू वाई को हम वन रखते हैं ए नोट पेपर के लिए। ये जो बात मैंने बताई है, मूल सिद्धांत, एक्स इंटू वाई का जो गुणनफल है वन, और एक्स अपॉन वाई जो होता है वन अपॉन रूट टू, ये हम रखा करते हैं। इससे सॉल्व करते हैं हम ड्राइंग का जो बेसिक फंडामेंटल साइज है, दैट इज ए नोट पेपर। अब ए नोट पेपर को सॉल्व करने के लिए आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लो। एक्स इंटू वाई बराबर तो हो गया वन, और एक्स अपॉन वाई बराबर हो गया वन अपॉन रूट टू। या इसका अर्थ ये हो गया, x बराबर हो गया, यहां से x बराबर हो गया y अपॉन रूट टू। अगर मैं x की जगह ये वैल्यू रख दूं, तो y अपॉन रूट टू इंटू वाई बराबर क्या हो गया हमारा वन। तो वाई स्क्वायर हमारा क्या हो गया? वाई स्क्वायर हो गया हमारा रूट टू, और y क्या हो गया? टू की पावर वन बाई फोर। आप इसे जरा सॉल्व करके देखो, टू की पावर वन बाई फोर को जरा मुझे बताओ सब लोग, टू की पावर वन बाई फोर कितना आता है? जल्दी से इस बात को बता दो, टू की पावर वन फाइव फोर कितना आता है? तुम्हारे पास कैलकुलेटर होगा, मैं भी सॉल्व करके दिखाता हूं तुम्हें। क्या दिखाता क्या हूँ, खुद ही देख लेता हूँ एक बार करके। कभी तुम करो और तुमसे ना हो। ठीक है, और फिर तुम मुझसे कहो कि सर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैंने लिखा टू,
और 2 की पावर मुझे करनी है 1/4, तो ये आता है 1.189। क्या निकल के आता है y का वैल्यू? y का वैल्यू निकल के आता है 1.189। ये मेरे y का वैल्यू निकल के आता है। x का वैल्यू क्या आता है मेरा यहां से बच्चों? x का वैल्यू, बेसिक प्रिंसिपल बता रहा हूं, इस सिद्धांत को फॉलो कर रखा है ड्राइंग के पेपर का साइज को डिसाइड करने में। 1.189, बिल्कुल नरेंद्र सिंह, पहला कमेंट है आपका आज, है ना? तो x का वैल्यू क्या आता है? अगर मैं y की जगह ये रख दूं, y की जगह रख दूं 1.189, तो x की वैल्यू आती है 1/1.189। तो x का वैल्यू यहां से अगर हम देखें 1 डिवाइड बाई आंसर, 1 डिवाइड बाई 1.189, तो हमारे पास आता है 841.841। तो ये हमारे बेसिक साइज है मीटर में, जो ए नोट पेपर है उसका। ये हमारा ए नोट पेपर का बेसिक साइज है, बिल्कुल सही बात है। एक्स का वैल्यू इतना आया, वाई का वैल्यू इतना आया, तो इससे ये हमारा बेसिक प्रिंसिपल है साइज के लिए, जिसे हम यूज करते हैं। आई थिंक सभी को याद रहेगा ये बात, सभी को याद रहेगा। कोई डाउट किसी के मन में है तो बता दो। अब अगर हम आगे बढ़े, तो हमारा साइज जो होता है ड्राइंग शीट का, पहले वाला ए नोट का, एक्स होता है 841, वाई होता है 1189, एमएम में लिखे गए हैं। 0.841 को 841 और 1.189 को 1189 एमएम, ये ए नोट का साइज होता है। ठीक है। अब इसके बाद का रूल बड़ा सिंपल है। इसके बाद जितने भी पेपर हैं, एक याद हो गया ना कैसे याद होता है, एक तुम्हें पता चल गया। इसके बाद जितने भी है उनका रूल बड़ा सिंपल है। यहाँ डायग्राम में भी बड़े अच्छे से दिखाए गए हैं कि क्या रूल हम फॉलो कर रहे हैं, और मैं तुम्हें बता भी देता हूं जो रूल हम फॉलो कर रहे हैं। अगर जैसे मान लिया, सपोज करो, अगर जैसे आप लोगों को सपोज करो, अगर आप लोगों को ये पता चल गया, ठीक है, अगर जैसे आप लोगों को ये पता चल गया है ना, जैसे आप लोगों को किसी ने बताया, अगर आपको पता चल गया जैसे ए नोट 8411189, ए वन क्या होगा फिर? ए वन को बड़े ध्यान से देखो। ए वन, जैसे मान लो ये आपके पास ड्राइंग शीट है, बड़े ध्यान से देखना मेरी बात। ये आपके पास ड्राइंग शीट है, ये वाला साइड आपका है मान लो 1.189, और ये वाला साइड है आपका 841। ठीक है, इस चीज को बड़े गौर से देखना कि हमने क्या किया है ए वन को बनाने के लिए। हमने 841 जो डायमेंशन है, ध्यान देना, इस तरह से ये भी साइड 841 कट कर ली, और ये जो कर्ण बचा हमारे पास, ये बचा हमारे पास 841√2, 841√2। तो हमारे पास ये वाली साइड क्या बची हमारी? कर्ण। कर्ण मतलब क्या हुआ? या फिर आप ये कह सकते हो, ऐसा भी नहीं लिखूंगा तो, सॉरी, ऐसे नहीं लिखेंगे, तो अगर मैं तुम्हें ऐसे दिखा दूं, ऐसे बड़े सिंपल से समझ लो ना, बड़ा आसान है ये समझना कि किस तरह से हमने ये कट किया है। हमने क्या किया है, 8411189 में जब नेक्स्ट ए वन लिखा है, तो जो 841 है उसे डिवाइड बाई √2 कर दिया उसका, और इसका डिवाइड बाई √2 करेंगे 594, इसका डिवाइड बाई √2 करेंगे 420, इसका डिवाइड बाई √2 करेंगे 297, इसका डिवाइड बाई √2 करेंगे 210। और एक साइड हमने पिछले वाले पेपर की ही ली है, एक साइड हमने पिछले वाले पेपर की ली है। देखो ध्यान से देखो, ये बड़े ध्यान से इस वाले साइज में देखने में पता चलता है। देखो ये ए नोट पेपर है, ए नोट पेपर का लंबाई कितना है? 1189, ये कितना है? 841। तो ए टू पेपर जब हमने बनाया, ए नोट, सॉरी ए नोट हो गया, जब हमने ए वन पेपर बनाया, ए वन पेपर ये रहा, ए वन पेपर की लंबाई तो हमने रखी उतनी जितनी थी चौड़ाई ए नोट की। तो ए नोट की जो चौड़ाई थी, ये ए नोट है, दिख रहा होगा आप लोगों को, ये ए नोट है, ए नोट की चौड़ाई ए वन की लंबाई के बराबर है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं आपके ए वन की, ए वन की आपकी विड्थ के बारे में, तो ये ए वन की जो विड्थ है बेसिकली, ये आपकी लगभग लगभग उसका आधा कह लो, या 841, आप ये कह लो 1189 डिवाइड बाई 2 कर लो, ऐसा समझ आता है तो, है ना? तो आधा कर लो उसका। एक बार टाइटल ब्लॉक का A4 से A3 साइड याद करें तो इजी है। याद क्या करना?
185/65 गलत है, 170/60 आईएस कोड में है। हाँ भाई, टाइटल ब्लॉक में 170/60 दिया है, तुम्हारी पुरानी बुक्स में 185/65 लिखा हुआ है, नो डाउट। ठीक है, 170 is the maximum length of the title block. It is clearly mentioned in the IS code. So next time when someone asked you what is the length of the title block, if 170 mm is there, then you should write the answer as 170 mm. If 170 mm is not there and it is 185, then you can choose the option 185 only then when 170 is not available there in the options. Okay. So preference should be given to the 170 mm answer. लॉजिक क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, आई हैव रिटन एट द लास्ट ऑफ दिस पीडीएफ अबाउट द टाइटल ब्लॉक, है ना, यू कैन चेक दैट। सो 1189 को आप डायरेक्टली डिवाइड बाय 2 करेंगे, यू विल गेट योर आंसर। सो आप ये देख सकते हैं, ठीक है, आप ये देख सकते हैं, जब आप ये चीज ऑब्जर्व करेंगे कि हम जो रिलेशंस देखना चाहते हैं A0 A1 की डायमेंशन में, इसकी लेंथ का आधा कह लो या इसका √2 से डिवाइड करा हुआ कह लो, मतलब √2 वो वही बात है, क्योंकि वो बेसिक रिलेशन ही ऐसे सेटल हुआ है। A2 का जब साइज हम देखेंगे तो वो A1 की जो आपकी लेंथ, A1 की जो विड्थ है उसे कांस्टेंट रखे हुए, लेकिन जो उसकी लंबाई है उसका आधा कर दिया है, 841 का आधा 420। जब हम A2 की बात करेंगे, ठीक है, याद रखना, रटना नहीं है, लॉजिक डेवलप कर लेना, लॉजिक डेवलप कर लेना। हाँ बिल्कुल, मैंने बताया वो ओल्ड कोड में था, तो अब रिवाइज्ड कोड में 170 है। A3 साइज वाला क्वेश्चन आया था, बिल्कुल आते हैं ये क्वेश्चंस भाई, ये क्वेश्चंस बिल्कुल आते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना ये बात। तो यहां पर आप ये देख सकते हो बच्चों, A2 जो होता है वो इस तरह से बना हुआ है। ठीक है, ये रटने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, साइज साइज कभी भी मत रटना। मैंने तुम्हें इवन पहले वाला भी A0 भी रटने को नहीं कहा है, मैंने तुम्हें इसका कॉन्सेप्ट दिया है। A0 साइज को बनाने के लिए x इंटू वाई का वैल्यू 1 होना चाहिए और आपका x इज टू वाई का वैल्यू होना चाहिए 1:√2। ये मैंने तुम्हें पहले ही कॉन्सेप्ट दे दिया है, इसके आधार से आप बना सकते हो। ठीक है, तो ये जो साइज है रटने के लिए नहीं है, 841/1189। अगला साइज 1189 का आधा 594 और 841 उसका लंबाई रहेगा। लेकिन शिखा एक बात बताओ, अगर पेपर 2023 में था उसमें 185/65 था, क्या उस ऑप्शन में 170/60 भी था? क्या उन ऑप्शंस में 170/60 भी था शिखा थापलियाल? जैसे कि आपने बताया 2023 में क्वेश्चन था, क्या उस ऑप्शन में 170/60 भी गिवन था? और 170/60 की बजाय आंसर वालों ने 185/65 को चुना है? नहीं है, नहीं नहीं था, ऑप्शन में था क्या 170 अगर नहीं था तो मैंने बताया 100, मैंने पहले ही बता रखा है 185/65 पुराने टाइम में था। ठीक है, तो रख सकते हैं, अगर वो नहीं था तभी हम 185/65 चुनेंगे। मेरे जो पुराने ईडी के लेक्चर देखे होंगे आपने, उसमें मैंने बिल्कुल क्लियर बताया है कि ओल्ड स्टैंडर्ड बुक में ये दिया है, अगर ये नहीं है तो ये चुन लेना। ठीक है, अब क्या करें, वो पेपर पुरानी बुक से सेट कर दिया तो, क्योंकि वो एमसीक्यू जो उठाया होगा वो किसी पुरानी बुक से उठाया होगा। ठीक है, 170 आज के टाइम में अगर दोनों आ जाए तो 170/60 लिखना है। पेपर पीछे जा सकता है क्या पवन नेगी? अभी तक मुझे कोई संभावनाएं नजर नहीं आ रही हैं, बाकी समय बताएगा। हाँ बिल्कुल, हमारे पास आईएस कोड है, हम दिखा देंगे। ठीक है, हम आईएस कोड को दिखा देंगे। ठीक है भाई, तो आईएस कोड है हमारे पास, आईएस कोड ही सही माना जाएगा, किसी भी बुक से ऊपर होता है आईएस कोड, तो आईएस कोड को ही फिर फाइनल तवज्जो देनी चाहिए हमें। क्लियर? चलो, तो ये बात आई थिंक समझ आ गई आप लोगों को। A1 A2 साइज का बात समझ आ गया क्या? पेंसिल्स इन ड्राइंग, ड्राइंग में जो पेंसिल्स होती हैं वो कैसे प्रयोग होती हैं? अब देखो, पेंसिल अलग अलग तरह की होती हैं बच्चों। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने लिखा हुआ है पीडीएफ में, मैंने बाद में लिखा हुआ है पीडीएफ में बच्चों, बाद में अच्छे से लिखा हुआ है। पेंसिल्स इन ड्राइंग, जो पेंसिल होती है वो कैसे यूज होती है बच्चों? पेंसिल अलग अलग तरह की होती है। जैसे बचपन में तो मैं बहुत बेसिक सी पेंसिल सिखाई जाती थी, कोई एच पेंसिल दे दी, कोई एच बी पेंसिल दे दी। अगर आप पेंसिल की स्केलिंग को देखोगे, पेंसिल होती है एच, एफ, एच बी, और फिर होती है हमारी बी बी टाइप की पेंसिल। ठीक है, तो उसमें अगर हम स्केल की बात करें, अभी इसमें डिटेल में भी समझेंगे, पेंसिल की अगर स्केल की बात करें, आप देखो हमारे पास एफ होती है फर्म,
HB होती है हार्ड ब्लैक, B 2B 3B 4B, जितनी भी पेंसिल इधर की तरफ है ये सॉफ्टनेस बढ़ती जा रही है, सॉफ्टनेस बढ़ती जा रही है, लेकिन गाढ़ापन बढ़ता जा रहा है। बी माने बोले तो ब्लैक, ब्लैक मतलब गाढ़ापन बढ़ रहा है, तो इस साइड हम चलेंगे, बी से 2B 2B से 3B 3B से 4B 5B 6B 7B, तो हमारी पेंसिल की जो डार्कनेस है वो बढ़ती जा रही है। और अगर हम इधर की तरफ चलेंगे, एफ से एच की तरफ, 2H 3H 4H, तो इधर की तरफ जाने से पेंसिल कठोर हो रही है, हार्ड हो रही है, लेकिन पेंसिल के अंदर लाइटनेस बढ़ती जा रही है। लाइटनेस माने हल्कापन, ठीक है, हल्कापन उसका बढ़ता जा रहा है। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हमसे पूछा जाएगा अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह की पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं बच्चों, ये यहां पर मैंने लिख के दिया है आप लोगों को, आप इसे अच्छे से एक बार चेक करेंगे। वो कहता है HB मीडियम ग्रेड की पेंसिल होती है। HB क्या होती है? मीडियम ग्रेड की पेंसिल, और हार्डनेस इंक्रीज करती है विद नंबर प्लेस्ड बिफोर एच। और एच की शुरुआत में जो नंबर लिखा है उससे हार्डनेस बढ़ती है, हार्डनेस बढ़ती है लेकिन लाइटनेस घटती है, लाइटनेस होती चली जाती है, मतलब लाइटनेस भी बढ़ती है, सॉरी लाइटनेस भी बढ़ती है। कहने का मतलब समझे, हार्डनेस बढ़ रही है, लाइटनेस बढ़ रही है। यहां पर देखो इधर लिखा हुआ है आपके इधर स्केल पे ना, हार्डनेस बढ़ रही है, लाइटनेस बढ़ रही है। इधर बी की तरफ जाने से आपका सॉफ्टनेस बढ़ रही है और आपका डार्कनेस भी बढ़ रही है। याद रही ये बात, ये नहीं रही है, बताओ आप लोगों को। तो यहां पर अगर बच्चों बात करें, आपकी HB ग्रेड मध्यम ग्रेड होता है, मीडियम ग्रेड होता है, ठीक है। HB ग्रेड क्या होता है? मीडियम, हार्डनेस इंक्रीजेस विद नंबर प्लेस बिफोर H, और सॉफ्टनेस इंक्रीजेस विद नंबर्स प्लेस्ड बिफोर B। तो B के पहले जब नंबर लगाएंगे, बढ़ता हुआ नंबर सॉफ्टनेस को बढ़ाता जाएगा। ये बात मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ आ गई होगी, ये बात आप लोगों को सबको अच्छे से समझ आ गई होगी। कोई अगर डाउट होगा तो मुझे बता सकते हैं, कोई अगर डाउट होगा किसी भी बच्चे के मन में तो मुझे बता सकते हैं, सर ये डाउट है। क्लियर है? तो यहां पर बच्चों हार्डनेस और सॉफ्टनेस के बारे में हमने बता ही दिया आप लोगों को, लेकिन इससे एग्जाम में एक और क्वेश्चन आता है। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है वो जरा ध्यान से देखो। क्वेश्चन ये आता है, जैसे शुरुआत में H या 2H पेंसिल का उपयोग हल्के से किया जाता है ताकि रेखाएं फीकी रहें और अनावश्यक रेखाओं को आसानी से मिटाया जा सके। तो शुरुआत में H या 2H पेंसिल को हम यूज करते हैं जिससे हमारी जो मार्किंग होती है वो हल्की होती है। हल्की मार्किंग का फायदा ये होता है कि हम उसे इरेजर से मिटा सकते हैं, ठीक है। एच और एच बी पेन, जो हमारी एच और एच बी पेंसिल है, लेटरिंग, माप, अंक के लिए उपयुक्त होती है। मतलब हम किसी चीज को, जैसे यहां पर इंग्लिश में लिखा होगा ये बात, लेटर्स को लिखने के लिए डायमेंशंस, माप, माप बोलते हैं ना, डायमेंशनिंग को लिखने के लिए यूज करते हैं। वाइल सॉफ्ट पेंसिल लाइक एच बी आर आइडियल फॉर फ्री हैंड स्केचिंग वेयर फ्रीक्वेंट इरेजिंग इज रिक्वायर्ड, जहां पर बार बार इरेज करने की आवश्यकता पड़ती है। क्लियर है पॉइंट? तो ये याद रख लेना, पेंसिल शार्पन्ड यूजिंग ब्लेड टाइप पेंसिल कटर्स सैंड पेपर टू अचीव दीज स्पेसिफिक पॉइंट्स। याद रखना ये सब बातें आप लोगों को बहुत काम आएंगी। हार्डनेस किधर से बढ़ रही है, लाइटनेस किधर से बढ़ रही है, पेंसिल कहाँ गाढ़ी हो रही है, कहाँ हल्की हो रही है, ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है। ये सारे पॉइंट आपको अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है। पेंसिल की नोक के बारे में भी है ना, पेंसिल की नोक के बारे में भी अलग अलग पॉइंट्स मैंने लिख के दिए हैं। लास्ट में जिसमें तुम्हें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है दैट इज टाइटल ब्लॉक, आप उसमें कंफ्यूजन मत रखना। मैं फिर से बता दूं, इट इज प्रोवाइडेड विद इन द ड्रॉइंग स्पेस बॉटम राइट हैंड कॉर्नर, ठीक है। अभी इसमें बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, जैसे आपसे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि जो पेंसिल होती है, ठीक है, एक क्वेश्चन बड़ा कॉमन एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि जो हम पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं, गर्मियों में कौन सी पेंसिल ज्यादा बेटर होगी और सर्दियों में कौन सी पेंसिल ज्यादा बेटर होगी, या फिर ह्यूमिड एनवायरनमेंट में कौन सी पेंसिल बेटर होगी और ड्राई एनवायरनमेंट में कौन सी पेंसिल बेटर होगी। क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं इसका आंसर? बताओ भाई बच्चों। जल्दी से बताओ। बिल्कुल, 2H पेंसिल इरेज करने के बाद ड्राइंग शीट पर हार्डनेस के निशान शो करती है। बिल्कुल, इसलिए उन्हें हल्के हल्के हाथ से लिखना पड़ेगा, इसलिए उन्हें हल्के हाथ से लिखना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। बताओ भाई, जल्दी से बताओ, ठीक है, जल्दी से बताओ। देखो ध्यान रखना, मैं आपको बता दे रहा हूं, समर हार्ड,
विंटर सॉफ्ट। ह्यूमिड में हार्ड पेंसिल, ये बता रहे हैं सर, ह्यूमिड अगर नमी ज्यादा होगी तो हार्ड पेंसिल यूज करनी चाहिए। याद रखना, जो सेट ऑफ पेंसिल है बहुत अलग अलग रेंज की है। जो ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी माने नमी, वो ग्रेफाइट कोर जो होता है लेड पेंसिल्स का, उसे प्रभावित करती है। जितने भी ड्राई डेज होते हैं उनमें पेंसिल ज्यादा डस्ट और ज्यादा रेजिड्यू छोड़ती है, तो कालापन आ जाता है साइड में। और रेजिड्यू देन ऑन, मतलब ड्राई रेजिड्यू छोड़ती है। और डैम्प डेज जितने भी होते हैं वहां पर लाइन बहुत ब्लैक हो जाती है, मतलब जब गीलापन होता है ना, गीलापन, तो लाइन ज्यादा डार्क दिखती है आपको। ह्यूमिड डेज में 1 ग्रेड हार्डर पेंसिल रिकमेंड की जाती है। बिल्कुल सही बात है। सर्दी में बता रहे हैं सर सॉफ्ट। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है भाई, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो याद रखना जितने भी नमीदार दिन होंगे वहां पर पेंसिल ज्यादा काली दिखती है। अतः वो कहता है अगर ह्यूमिड डे हैं तो वहां पर 1 ग्रेड हार्डर पेंसिल का इस्तेमाल करो। ठीक है, अगर ह्यूमिड डेज हैं तो यूज ए पेंसिल विद 1 ग्रेड हार्डर। ठीक है, याद रहेगी ये बात सभी को। अगर नमीदार दिन है तो 1 ग्रेड हार्डर पेंसिल का इस्तेमाल करो। क्लियर? तो ये बात ध्यान रखना, 1 ग्रेड हार्डर पेंसिल मतलब अगर मान लो कहीं तुम 2B इस्तेमाल करना चाह रहे हो तो 2B इस्तेमाल नहीं करना उस काम में, फिर B इस्तेमाल करना अगर नमी ज्यादा है तो। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। पेंसिल में ग्रेफाइट यूज करते हैं या कुछ भी, कुछ और भी? अच्छा, पेंसिल में जनरली वैसे तो ग्रेफाइट, लेड, इन सब का इस्तेमाल करते हैं। तो ग्रेफाइट पुराने टाइम से जो पेंसिल चली आ रही है वो बहुत कॉमन है। ठीक है, वो बहुत कॉमन है। चलो, आज लेट हो गए हैं काफी, तो आज लेक्चर को हम रोकेंगे और कल हम इस चीज को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, कल हम इस चीज को आगे बढ़ाएंगे। अगर बात समझ आ गई हो तो मुझे बता दो। कल हम लाइंस और लेटर्स का टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, ओके। चलो एंड करते हैं आज का सेशन, कल हम इससे आगे कवर करेंगे। चलो, बहुत अच्छे भाई। क्लास के अपडेट कर दें ताकि प्रिंट निकलवा लें। हाँ, मैं कोशिश करूंगा, मैं जल्दी आपको पीडीएफ सारी प्रोवाइड कर दूँ। ओके। ये टाइटल ब्लॉक को डिटेल में पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, बहुत सारा डिटेल है इसमें टाइटल ब्लॉक में, जितना आप सोच रहे हो उससे ज्यादा कॉन्सेप्ट्स आपको टाइटल ब्लॉक में देखने को मिलेंगे। अगर आप हिंदी में भी देखोगे इसको, मैंने हिंदी में भी लिखा है, आप देख सकते हो। इसके बारे में डिटेल में यहाँ पर सारा मेंशन किया गया है, टाइटल ब्लॉक का काम क्या है, किस काम में आता है। ये मैंने आईएस कोड के छोटे छोटे पॉइंट्स भी टाइटल ब्लॉक में लिखे हैं। 20 mm फॉर साइज A0 A1, ये क्या क्या चीजें हैं, जो मार्जिन होते हैं, जो क्या क्या हम रखते हैं, वो सारा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ओरिएंटेशन मार्क कितने साइज के, मैट्रिक रेफरेंस ग्रेजुएशन किस साइज के होते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर मैंने मेंशन की है, ताकि कोई चीज हमारी छूटे ना टाइटल ब्लॉक से संबंध में। तो ये सारी पीडीएफ मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। तो हाँ, क्लास वही 8:30 पौने 9 से शुरू होती है। मैं कोशिश रखता हूँ टाइमिंग को जल्दी, लेकिन पीडीएफ का काम भी बड़ा मुश्किल है, तो सारी पीडीएफ आपको जल्दी से जल्दी देने की प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, जल्दी मैराथन लाएंगे। आप सब्जेक्ट मुझे सजेस्ट करना व्हाट्सएप ग्रुप में किस सब्जेक्ट की मैराथन देखना चाहते हो। ठीक है, बाकी अपने से मेहनत करते रहो, बहुत जल्द हम सारे सिलेबस को कवर अप कर चुके होंगे। ठीक है, चलो। 2-3 दिन में सारा ईडी खत्म हो जाएगा। ठीक है, 3 to 4 days।